किसी भी रिक्रूटमेंट एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सिलेबस में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चंस में वेरिएशन किस तरीके से होता है। आपकी इसी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए आरोहण एकेडमी आपके लिए लेकर आई है MIMCQ सीरीज, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सीरीज। इस सीरीज में आपको हम वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे जो आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आपको सिर्फ क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं मिलेगा, इसके अलावा आपको मिलेगा उसके पीछे का कॉन्सेप्चुअल सॉल्यूशन, जिससे आपके उस टॉपिक की प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी और आप एग्जाम रेडी हो जाओगे एट दैट मोमेंट। CACB यानी कि छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में होने वाली असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर की भर्ती परीक्षा की पूरी तैयारी के लिए आप अभी डाउनलोड करिए आरोहण एकेडमी का ऐप। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये ऐप आपको डाउनलोड इसलिए करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगा कॉम्प्रहेंसिव कोर्स, जिसमें आप अपने पूरे सिलेबस को तैयार कर सकते हैं। 300 प्लस स्टडी मटेरियल अवेलेबल है उसमें। साथ ही आपको मिलेगा टेस्ट सीरीज, जिसमें 3000 प्लस हाई क्वालिटी MCQs आपको मिल जाएंगे आपके प्रॉपर प्रैक्टिस के लिए। उसके अलावा आपको मिलेगा प्रैक्टिस बुक, साथ में नॉन टेक्निकल पार्ट यानी कि करंट अफेयर्स, जनरल स्टडीज, इंडिया और छत्तीसगढ़ दोनों का ही, साथ ही रीजनिंग, एप्टीट्यूड, इन सारे सेक्शंस को हमने हमारे ऐप के ऊपर अलग अलग तरीके से कवर किया हुआ है। तो आप अभी के अभी हमारा ऐप डाउनलोड करिए और तैयारी शुरू करिए अपने असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर की जर्नी के लिए। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे क्या क्वेश्चंस करेंगे ना आप? चलिए सीधे अंशुल सर के पास। इन एन आइडियल ट्रांसफार्मर द नो लोड प्राइमरी करंट I नॉट, ऑप्शन ए लैग्स बिहाइंड V1 by 90 डिग्री, ऑप्शन बी इज इन फेस विथ V1, ऑप्शन सी लीड्स V1 by 90 डिग्री, ऑप्शन डी लैग्स V1 by एन एंगल लाइंग बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। ओके, तो फिर से इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। यहाँ बोल रहा है इन एन आइडियल ट्रांसफार्मर, तो बेसिकली हम देखेंगे यहाँ पर तो बात किसकी हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है एक आइडियल ट्रांसफार्मर की, और क्वेश्चन में पूछ रहा है द नो लोड प्राइमरी करंट I नॉट, द नो लोड प्राइमरी करंट I नॉट लैग्स बिहाइंड V1, मतलब प्राइमरी वोल्टेज बाय 90 डिग्री, इज इन फेज विथ प्राइमरी वोल्टेज V1, और नो लोड करंट लीड्स द प्राइमरी वोल्टेज V1 बाय 90 डिग्री, और नो लोड करंट लैग्स द प्राइमरी वोल्टेज V1 बाय एन एंगल लाइंग बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए सबसे बेस्ट ये होगा कि यदि हम ट्रांसफार्मर का आइडियल केस पे यदि हम इसका एक फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे, नाउ यू विल सी, नाउ इफ आई विल ड्रॉ द फेजर डायग्राम, और जैसा कि ट्रांसफार्मर के ऑपरेशन से हमको ये मालूम है कि जो रेफरेंस फेजर क्या होता है, फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए जो रेफरेंस हमारा क्वांटिटी होगा वो होगा फ्लक्स, राइट। और हमें ये मालूम है ट्रांसफार्मर की वर्किंग से कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द ट्रांसफार्मर दैट विल लैग्स बिहाइंड दिस फ्लक्स by an angle of, we can say by the angle of 90 degree, by the angle of 90 degree. Okay, so both the induced EMF, primary induced EMF as well as the secondary induced EMF, और ट्रांसफार्मर की वर्किंग से हमको मालूम है कि जो प्राइमरी इंड्यूस्ड EMF होगा दैट विल बी द बैक EMF फॉर द सप्लाई वोल्टेज। सप्लाई वोल्टेज क्या होगा? दैट विल बी द 180 डिग्री आउट ऑफ फेस विद द प्राइमरी इंड्यूस्ड EMF E1। नाउ अब देखिए, अब बोल रहा है आइडियल केस में नो लोड प्राइमरी करंट। तो ट्रांसफार्मर की वर्किंग से हमको मालूम है कि ट्रांसफार्मर फर्स्ट ऑपरेट करेगा नो लोड पे, फिर जाएगा ऑन लोड कंडीशन पर। तो क्वेश्चन में बात हो रही है नो लोड की, तो जब ट्रांसफार्मर, तो यदि हम बात करें तो ट्रांसफार्मर एट द नो लोड कंडीशन, तो ट्रांसफार्मर एट द नो लोड कंडीशन हम देखेंगे यहाँ पर, तो हमें क्या होगा? दैट विल बी द नो लोड करंट, और हमें मालूम है नो लोड करंट विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ द कोर लॉस करंट एंड द मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ
current. Clear है? But in the case of ideal transformer, there will be no core loss component of current. There will be no core loss component of current. So हमको ये मालूम है कि अब जो नो लोड करंट होगा that will only consist the magnetizing component of current, and this magnetizing component of current will be in the same phase, of the flux phi, because जो ट्रांसफार्मर कोर में हमें फ्लक्स मिलेगा that will be because of this magnetizing component of current. Clear? And because there is a no core loss component of current, तो जो नो लोड करंट होगा that will also in the same phase of फ्लक्स phi. तो क्वेश्चन में यहां बोल रहा है नो लोड करंट और जो हमारा प्राइमरी वोल्टेज है V1, उन दोनों का आपस में फेज एंगल क्या होगा. तो यहां पर हमें दिख रहा है कि जो नो लोड करंट होगा, दिस नो लोड करंट विल लैग्स बिहाइंड दिस प्राइमरी वोल्टेज V1 बाय एंगल ऑफ 90 डिग्री. तो इस कंडीशन पर इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट विल बी दी ऑप्शन ए, कि नो लोड प्राइमरी करंट विल लैग्स बिहाइंड द प्राइमरी वोल्टेज बाय 90 डिग्री. क्लियर? ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, बिकॉज दिस इज इन द केस ऑफ द आइडियल ट्रांसफार्मर. यदि यहां पर प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर होता तो यहां पर जो नो लोड करंट है दैट विल बी बिटवीन 0 डिग्री एंड दी 90 डिग्री. ठीक है? सो इफ आई राइट फॉर इन द केस ऑफ प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर, so this no load current will be between the 0 degree and the 90 degree, lags behind the primary voltage V1. Clear? Now we'll move towards the next question. A sinusoidal EMF, option A, lags the flux inducting by 180 degree. Option B, lags the flux inducting by 90 degree. Option C, leads the flux inducting by 90 degree. Option D, leads the flux inducting by 180 degree. क्लियर है? तो अब यहां पर देखिए आप, यहां पर जो क्वेश्चन बोल रहा है साइनोसाइडल ईएमएफ, किसके बारे में बात हो रहा है? यहां बात हो रहा है साइनोसाइडल ईएमएफ लैग्स दी फ्लक्स, लीड्स दी फ्लक्स, लीड्स दी फ्लक्स, लीड्स दी फ्लक्स. मतलब साइनोसाइडल ईएमएफ, साइनोसाइडल जो ईएमएफ है और जो फ्लक्स है उनके आपस में फेज एंगल के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन यहां पर पूछ रहा है. ठीक है? तो आप देखिए, यदि हम ट्रांसफार्मर के बेसिक ऑपरेशन से जाएं तो ट्रांसफार्मर इन सिंपली आई विल ड्रॉ इन वेरी सिंपल वे, आई विल ड्रॉ वन ट्रांसफार्मर, राइट? In very simple way I will draw transformer. So this is the primary of transformer, this is the primary side of the transformer, and this is the secondary side of the transformer, right? clear है यहाँ पर? अब मान लीजिए कि हमने यहाँ पर वोल्टेज V1 अप्लाई किया. ठीक है? प्राइमरी वोल्टेज V1 देंगे तो उसकी वजह से यहाँ पर करंट जो होगा हमारा प्राइमरी करंट I1 जाएगा. नाउ दिस I1 करंट कंसिस्टिंग द नो लोड करंट एंड नो लोड करंट विल कंसिस्टिंग द मैग्नेटाइजिंग करंट, एंड ड्यू टू दैट मैग्नेटाइजिंग करंट
we will get the flux, we will get the flux in the transformer core। तो यहाँ क्या मिल जाएगा हमको, फ्लक्स फाई मिल जाएगा। क्लियर है। एंड नाउ दिस फ्लक्स फाई विल लिंक्स विद द सेकेंडरी वाइंडिंग्स, इसको हम बोल सकते हैं सेकेंडरी टर्न्स N2, दिस इज द प्राइमरी टर्न्स N1। दिस flux will links the secondary turns and gives the secondary EMF, that is the E2, and this flux जो ट्रांसफार्मर कोर में आया है वो प्राइमरी से भी लिंक करेगा, तो प्राइमरी में भी क्या मिलेगा हमको, प्राइमरी इंड्यूस्ड EMF E2 मिलेगा। तो बेसिकली क्वेश्चन में यहाँ पर यही पूछ रहा है कि ये जो इंड्यूस्ड EMF है और ये जो फ्लक्स है इसका आपस में फेज रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, देखिए अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस ट्रांसफार्मर में मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट की वजह से फ्लक्स सेटअप हुआ। सो आई कैन डिफाइन दिस मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट एज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट टू द साइन ऑफ ओमेगा टी। क्लियर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आई कैन से दिस N1 into I mu will be equal to this is the N1 into Im sin of omega t। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पर ये N1 into I mu क्या हो गया, दिस इज आई कैन डिफाइन दिस इज द प्राइमरी MMF, this is the primary MMF। clear? So in simply I can say this MMF will be equal to N1 into Im sin of omega t। क्लियर है, क्लियर है। नेक्स्ट हमको ये मालूम है that flux equal to MMF by reluctance। क्या होता है, flux equal to MMF by reluctance। ठीक है, so from here I can write the flux will be equal to MMF। so MMF कितना है, this is the N1 Im sin of omega t divided by reluctance, this is reluctance। so flux I can write this is given as phi will be equal to, so this will be given as the N1 into Im divided by reluctance into sin of omega t, sin of omega t। clear है। so now we'll get the maximum value of flux। ये हमें कब मिलेगा, we'll get the maximum value of the flux which will be N1 Im by reluctance। ये कब मिलेगा, in the case when the omega t will be equal to pi by 2। जब ओमेगा टी इक्वल टू पाई बाई 2 होगा मतलब sin 90 and sin 90 will gives 1। so we'll get the maximum value of the flux which will be N1 Im by R। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि this flux will be equal to pi m, this will be the sin of omega t। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट, अब इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है। यदि हम बात करें इंड्यूस्ड ईएमएफ का, तो वी नो द इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी गिवन एज E इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। क्लियर। अब चूंकि हम यहां पर बात कर रहे हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ का, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। अब यहां पर यदि हम फाई की वैल्यू को पुट कर दें, नाउ विल पुट द फाई वैल्यू हियर,
So this will be given as E equal to, this is minus n d by dt, डिफ्रेंशिएशन हमें करना होगा phi m sin of omega t. Next if we'll solve, so this will be given as minus n, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, this will be the phi m sin omega t omega, and this will be the cos of omega t. Or next I can write this induced EMF will be equal to n phi m, this will be omega, and this I can write will be sin of omega t minus pi by 2, right? So I can write this induced EMF will be equal to n phi m omega sin omega t minus pi by 2. तो अब आप यहां से देख पा रहे हैं, ठीक है, कि ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, नाउ दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ will lags this flux by angle of 90 डिग्री. लैग क्यों करेगा? बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव पोलैरिटी. ठीक है, ठीक है. तो इंड्यूस्ड ईएमएफ विल लैग्स बिहाइंड दिस फ्लक्स बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. ये सब स्टेप बाय स्टेप आपको बताने का मेरा मेन इंटेंशन ये था कि इस क्वेश्चन को आप बहुत ही डीपली और कॉन्सेप्चुअली समझ सको कि जब भी हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं, जब भी हम ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तो रेफरेंस फेजर हम फाई लेते हैं और इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा वो हमेशा हम बोलते हैं दैट विल बी लैग्स बिहाइंड दिस फ्लक्स बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. ये हम बोलते हैं, लेकिन ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये उसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन है. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में आ चुका है, इसलिए मैंने आपको डिटेल वे में बताया. ठीक है. सो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होना चाहिए इंड्यूस्ड ईएमएफ लैग्स द फ्लक्स बाय 90 डिग्री. सो इंड्यूस्ड ईएमएफ लैग्स द फ्लक्स बाय एंगल ऑफ 90 डिग्री. सो ऑप्शन बी विल बी द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट in transformer is option A less than core loss component of current, option B more than core loss component of current, option C equal to core loss component of current, option D none of the above. अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट इन ट्रांसफार्मर एज कंपेयर टू कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट. देखिए, तो यदि हम लोग बात करें कि नो ट्रांसफार्मर एट नो लोड, ठीक है, यदि हम लोग बात करें यहां पर कि ट्रांसफार्मर ऑपरेट अंडर नो लोड कंडीशंस. अभी आप देखिए, नो अगेन इन वेरी सिंपल वे, इफ आई ड्रॉ ए ट्रांसफार्मर कोर, clear? So this is the, I can say this is the primary side and this is the secondary side. ठीक है. अब now if I'll give the primary voltage V1 to the primary side, clear, and due to this सबसे पहले क्या जाएगा, now the first it will goes to the no load current. क्लियर है. तो एट द कंडीशन ऑफ नो लोड यदि हम बात करेंगे यहां पर, सो नो दिस नो लोड करंट विल गिव द टू कंपोनेंट ऑफ करंट. वन विल बी द IC एंड सेकेंड वन विल बी द I म्यू. ठीक है. तो यहां पर क्या होगा, जो नो लोड करंट होगा वो दो कंपोनेंट देगा, IC प्लस I म्यू. तो ये IC क्या होता है, नाउ व्हाट इज दिस IC? IC is basically we can define it is the core loss, this is the core loss component of current. Clear? ठीक है. And I can define this I mu is the magnetizing component of
करंट। क्लियर? ठीक है, तो बेसिकली ट्रांसफार्मर कोर में ये फ्लक्स का जो फॉर्मेशन होता है, ट्रांसफार्मर कोर जिस फ्लक्स से मैग्नेटाइज्ड होता है, ये फ्लक्स किसकी वजह से आता है? दिस फ्लक्स इज बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट विच इज द पार्ट ऑफ द नो लोड करंट। सो दिस मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट will be responsible for the flux in the transformer core। ठीक है, क्लियर है? नाउ नेक्स्ट मैं आपको आगे बताऊं। so now this no load current is basically, I can define this is about 5 to 8% of the full load current। clear? This core loss component of current is about 1 to 2% of full load current, and this IMU magnetizing component of current will be defined as this is 4 to 6% of full load current। क्लियर? तो यहां पर से आप देख सकते हैं कि this magnetizing component of current is greater as compared to the core loss component of current। तो यहां पर से हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया है, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट विल बी ग्रेटर देन द कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट। सो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट विल बी more than the core loss component of current। so option B will be the answer for this question। next question, by definition a step down transformer is one in which secondary current is more than by primary current, secondary turns are less than primary turns, secondary winding consists of thinner copper wire, secondary power is less than primary power। अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है बाय डेफिनेशन है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो बात किसकी हो रही है? यहां बात हो रही है एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की। तो यहां पर बात हो रही है एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, राइट? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। सो बेसिक्स में यदि हम जाएं तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर V1 वोल्टेज, प्राइमरी साइड वोल्टेज, प्राइमरी साइड करंट I1, प्राइमरी साइड टर्न्स N1, सेकेंडरी वोल्टेज V2, सेकेंडरी करंट I2, सेकेंडरी टर्न्स N2। क्लियर है? बात किसकी हो रही है? बात हो रही है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की। ठीक है, एंड फ्रॉम द बेसिक्स हमको क्या पता है? फ्रॉम द बेसिक्स वी नो दैट इन द केस ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, सो secondary voltage will be lesser as compared to the primary voltage, secondary turns will be lesser as compared to primary turns, and secondary current will be larger as compared to the primary current। ठीक है, ये हमको मालूम है ट्रांसफार्मर के बेसिक ऑपरेशन से। यहां पर बोल रहा है नाउ सेकेंडरी करंट इज मोर देन बाय प्राइमरी करंट। तो भाई ये तो सेटिस्फाई कर जा रहा है यहां पर से। सेकेंडरी करंट इज मोर देन बाय प्राइमरी करंट। तो यहां पर से देखेंगे तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी ऑप्शन भी देखते हैं। सेकेंडरी टर्न्स आर लेस देन बाय प्राइमरी टर्न्स, सेकेंडरी टर्न्स आर लेस देन बाय प्राइमरी टर्न्स। तो ऑप्शन बी भी यहां पर आंसर लग रहा है इस क्वेश्चन का। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं यहां पर। ठीक है, सेकेंडरी वाइंडिंग कंसिस्ट ऑफ थिनर कॉपर वायर। अब देखिए बात हो रही है थिनर वायर, थिनर कॉपर वायर, थिनर
कॉपर वायर, थिनर कॉपर वायर। अब यदि हम बात करें तो जो थिनर कॉपर वायर होगा उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा एज कंपेयर टू थिकर वायर दैट विल बी लेस, so the resistance of the thinner copper wire will be more, and due to this the current will be less, due to this the current will be less। तो यदि हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग जो होगा, जो हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग है, यदि वो थिनर कॉपर वायर से बना होगा तो जो सेकेंडरी करंट होगा उसकी वैल्यू प्राइमरी करंट से कम होनी चाहिए, लेकिन बेसिक ऑपरेशन से हमको मालूम है कि सेकेंडरी करंट हैज टू बी मोर, तो जो ऑप्शन सी है ये तो इसका आंसर नहीं होगा। सेकेंडरी पावर इज लेस देन द प्राइमरी पावर, सेकेंडरी पावर इज लेस देन द प्राइमरी पावर, मतलब ये बोल रहा है सेकेंडरी पावर इज लेस देन द प्राइमरी पावर। हमको मालूम है ट्रांसफार्मर जो है, हमको क्या मालूम है नो ट्रांसफार्मर, हमको क्या मालूम है, दिस इज द कांस्टेंट पावर डिवाइस। कैसा मशीन है ये, कांस्टेंट पावर मशीन होता है, तो उसका आउटपुट पावर इनपुट पावर सेम होगा, तो ऑप्शन डी इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों इसके आंसर हो सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबल देयर विल बी स्लाइट करेक्शन इन द क्वेश्चन। तो यदि यहां पर मोर की जगह, यदि ऑप्शन ए में मोर की जगह यहां पर लेस होता तो ऑप्शन बी आंसर होता, और ऑप्शन बी में यदि यहां लेस की जगह मोर होता तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज लेस देन 1, ऑप्शन बी मोर देन 1, ऑप्शन सी इक्वल टू 1, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो अभी देखिए इस क्वेश्चन में बात हो रही है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की। अगेन यहां पर किसके बारे में बात हो रही है, यहां पर एक स्टेप डाउन हमारा ट्रांसफार्मर है तो उसके बारे में बात हो रही है। ठीक, वन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, देयर इज ए वन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। नाउ तो अब हम देखेंगे यहां पर, सो दिस इज द वोल्टेज V1 वी कैन से इन द प्राइमरी साइड, प्राइमरी करंट इज I1, primary turns is N1, secondary voltage is V2, secondary current is I2, secondary turns is N2। और कौन सा ट्रांसफार्मर है ये है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, दिस इज द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। सो एज फ्रॉम द बेसिक ऑपरेशन हमको ये मालूम है फॉर द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, हमको ये मालूम है, सो नाउ दिस V2 will be less than the V1, N2 will be less than the N1 and I2 will be more than the I1। ये हमको बेसिक ऑपरेशन से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से क्लियर। ठीक है, अब यदि हम लोग नेक्स्ट बात करें यहाँ पर फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, हम किसके बारे में बात करें, हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो वो हमको मालूम है, दिस इज गिवन एज K इक्वल टू V2 by V1 इक्वल टू N2 by N1 इक्वल टू I1 by I2। क्लियर है? ठीक, तो अब यदि हम जो बेसिक ऑपरेशन से यहां पर देखें, सो V2 विल बी लेस देन दी V1, V2 विल बी लेस देन दी V1। इसका मतलब जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होगा दैट विल बी लेस देन 1, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो विल बी less than the 1। So for the case of step down transformer, the transformation ratio is less than 1। हमारे इस मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज के किसी भी वीडियो को आप मिस ना करें, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। CACB AE की पूरी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आरोहण एकेडमी का ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे ऐप पे आपको फ्री टेस्ट भी मिलेंगे, मोर देन 50+ फ्री टेस्ट वहाँ पे अवेलेबल हैं लगभग सभी सब्जेक्ट के ऊपर। उसके थ्रू भी आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। फ्री टेस्ट है, ऐप डाउनलोड फ्री है, डाउनलोड ज़रूर कीजिएगा, जाके एक बार चेकआउट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, होप टू सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो।
टिल देन टेक केयर।